हम्म। हम्म। नमस्कार दोस्तों। मैं शिव कुमार फिर से आपका एक बार पीसीएस क्रांति ऐप पे स्वागत करता हूं। तो ये आज तीसरी क्लास है। इसके पहले दो क्लासेस हो चुकी है। दो क्लासेस में आपके बिहार प्रीवियस ईयर के जितने भी हिस्ट्री से सवाल पूछे गए, इतिहास से सवाल पूछे गए हैं, वो दो क्लास में सारे क्वेश्चन को करा दिया गया है। और आज ये तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में आज से जो है राजनीतिक परिदृश्य शुरू होते हैं बिहार का यहाँ पे। और यहाँ पर भी 21 क्वेश्चन का सीरीज है ये। 21 प्रश्नों में बिहार का राजनीतिक परिदृश्य जो पिछले विगत वर्षों में बीपीएससी के द्वारा लिया गया है, वो पूछे गए हैं। वो सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो आइए देखते हैं इस तीसरे क्लास को और राजनीतिक परिदृश्य को भी। ये तो बिहार का मैप है, इसे करिए ही आप लोग अच्छे ढंग से। आइए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा जो लॉर्ड सिन्हा है 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन किया था। ये कह रहा है कि रिजाइन किया था इन्होंने कहाँ से। तो ये जो थे, ये बिहार और उड़ीसा के उसमें गवर्नर थे। क्योंकि देख रही है 1921 में उसमें बिहार, आप जानते हैं कि 1912 ईस्वी में 1912 में जो है बिहार और उड़ीसा किससे अलग हुए थे? बंगाल से। उसमें उड़ीसा जो था बिहार में ही समाई था। तो ये बंगाल से अलग हो गए थे ये। और जिस समय ये बने थे यहाँ पे, यहाँ का गवर्नर बने थे ये, तो बिहार उड़ीसा समग्र रूप से एक ही था। तो इसीलिए वहां से इन्होंने त्यागपत्र दिया था। और ये स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने का कारण क्या था? स्वास्थ्य कारण था। इनकी हालत वैसी नहीं थी कि ये प्रशासन को संभाल सके। शारीरिक तकलीफ में थे ये, तो इन्होंने रिजाइन किया था। अब थोड़ी सी बात जान लें यहाँ पे। सत्येंद्र, ये जो लॉर्ड सिन्हा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लॉर्ड सिन्हा, लॉर्ड सिन्हा है। इनका पूरा नाम जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। लॉर्ड की इनकी उपाधि दी गई थी। लॉर्ड की उपाधि दी गई थी क्योंकि आप जानते हैं कि 1919 में जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो सुधार हुए थे, उसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने। और इसी की वजह से क्या हुआ था कि इनको उपाधि दी गई थी लॉर्ड की। इसमें जो थे इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज, ओ, ये वायर जो है यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है ना, ये वायर की समस्या। ठीक है। तो इनको उपाधि दिया गया था। और जानते हैं इनके बारे में, 1919 ईस्वी के अधिनियम के बारे में जो कुछ प्रमुख बातें हैं, कि भारत में पहली बार महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिला था, जो वोट देने का अधिकार मिला था, वो 1919 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी कहते हैं, इसके गठन की बात की गई थी। और ली आयोग के माध्यम से 1923-24 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? कह रहा है क्या
कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए, जो दिया गया है ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे डेविड शिफस्टन। डेविड कौन थे? शिफस्टन थे, जो 1929 से 1936 तक ये गवर्नर रहे थे। ठीक है ना। ये मुख्य जो थे बिहार और उड़ीसा, इसमें दोनों मिश्रित था इस समय। ठीक है, ये रहे थे। और जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्र राज्य के जो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे, है ना। जानते ही होंगे ये चीजों को। एक बात और जान लें कि आप जानते हैं कि संवि पानी नहीं है यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लूं। ये अनुच्छेद, संविधान का जो आर्टिकल है 153, ये क्या कहता है? किसी भी राज्य में जो होंगे एक राज्यपाल होंगे, लेकिन 1900, लेकिन 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया था, 1956 में किया गया था, उसके तहत क्या किया गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल रह सकते हैं। ठीक है ना। ये कहा गया था। कुछ जानकारी और हासिल कर लें कि बिहार के कुछ ऐसे भी राज्यपाल हैं जो बाद में जाकर के प्रेसिडेंट बने, जिनमें जाकिर हुसैन का नाम जानते होंगे आप, और दूसरे जो हैं रामनाथ कोविंद हैं। क्योंकि बाद में जाकर के भारत के राष्ट्रपति की पद का गरिमा भी बढ़ाया इन्होंने। तो दो व्यक्ति ऐसे हैं। हम्म। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? देखिए, निर्वाचित यानी इलेक्टेड जो है, निर्वाचित जो सभापति हैं यहाँ पे, ये है राजीव राजीव रंजन सिन्हा है यहाँ पे निर्वाचित। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ठीक है। आप जानते हैं पहले, इसका आंसर जो पहले मैं दे दूं, ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान हम्म, को बनाने में बहुत बड़ा भाग जो है इस एक्ट को, इस अधिनियम को डायरेक्ट उठा कर करके यहाँ पर से रख दिया गया है संविधान निर्माण में। अब देखिए, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल जो बनता है, विधानमंडल का जो गठन होता है, उसमें कौन होते हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से क्या? देखिए, एक होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा।
ये जो होते हैं शामिल होते हैं। विधानमंडल कहा जाए तो उसमें राज्यपाल होंगे, विधानसभा होगी और विधान परिषद होंगे। ठीक है, तो इस तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? विधान मंडल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि ये तो बिहार में बना था। भारत सरकार अधिनियम जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में बना था। इसके साथ साथ में कुछ और भी राज्य हैं जहां पे इसकी गठन हुए हैं। जैसे बिहार हुआ एक, टोटल 6 थे वहां पर। टोटल जो थे उस समय भी क्या था, 6 ही थे। ठीक है ना। जैसे बिहार हो गया पहला, उसके बाद बंगाल हो गए, असम हो गए। ठीक है, फिर जो है बम्बई हो गया, मद्रास और संयुक्त प्रांत। ठीक है ना। तो इसके तहत क्या था कि 6 राज्यों में था वहां पे जो अ, द्विसदनीय, एक सदनीय से द्विसदनीय में तब्दील हो गया। ठीक है, और आज जानते हैं कि आज भी जो है बिहार के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। वो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो देखिए बिहार है ही। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में बिहार है, यूपी है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है। ये 6 राज्यों में आज भी द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है ना। आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जो 1936 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936-37 में जो चुनाव हुए थे, तो उसके तहत ये कह रहा है कि जो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पे ज्यादातर आंसर लोग दे देंगे श्री कृष्ण सिंह, लेकिन नहीं, ये आंसर है जो मोहम्मद यूनिस है। मोहम्मद यूनिस है, क्योंकि जो ये गठन हुआ था 1937 में, तो सबसे बड़ी पार्टी जो थी वहां पे कांग्रेस पार्टी थी। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और उसके जो प्रीमियर थे, प्रीमियर जो श्री कृष्ण सिंह थे। लेकिन इन्होंने कहा, सरकार उस समय के जो गवर्नर थे हैलेट थे, हैलेट। स- जब इनवाइट किया गया श्री कृष्ण सिंह को, तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार बनाऊंगा तभी जब मुझे वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं चाहिए। वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इस पे क्या हुआ कि सहमति नहीं जताए वो, जो हैलेट थे उन्होंने सहमति नहीं जताई। तो क्या हुआ, श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से मना कर दिया। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी मोहम्मद यूनिस की, वो इंडिपेंडेंट पार्टी थी। इंडिपेंडेंट पार्टी थी और इन्होंने सरकार बनाने के लिए स्वीकृति दे दी और उनके बाद इनकी सरकार बनती है। तो उस समय क्या था कि जो प्रधान होते थे, वो कार्यकारी शासन का प्रधान होते थे, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, न कि मुख्यमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो हुए कौन? मोहम्मद यूनिस हुए वहां पे। एक और बात की चर्चा कर दूं इसमें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इससे रिलेटेड, कि जब लॉर्ड लिनलिथगो
वायसराय थे इंडिया के। तो उन्होंने उन्हें बाद में क्या हुआ कि श्री कृष्ण सिंह को इनवाइट किया सरकार बनाने की, इस बात को लेकर कि मैं आपके कार्यों में वैधानिक हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण सिंह ने जाकर के वहां पे सरकार बनाई। मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देते और श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी। लेकिन होता क्या है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है वहां पे, और कांग्रेस को बिना कहे वो भारत को उस विश्व युद्ध में शामिल कर देते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को इस पर काफी कड़ी आपत्ति जताते हैं और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं। और कांग्रेस क्या थी कि चुनाव जो लड़ी थी उसमें उनका एक एजेंडा ये भी था कि मैं राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात करता हूँ। कैदी नहीं, राजनीतिक कैदी। राजनीतिक कैदी की रिहाई की बात उन्होंने की थी। तो जब उनकी सरकार बनी तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी बात करने लगे। तो सरकार नहीं मानी। तो उन्होंने राजनीतिक कैदियों की न रिहाई के कारण जो है अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बीपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया था, और उसका आंसर होता है राजनीतिक कैदी, जो आपको आपको आगे मिलेंगे। ठीक है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? कह रहा है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वे कौन बने? आंसर है अनुग्रह नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह। इसके अकॉर्डिंग जो है बीपीएससी ने आंसर माना है। बीपीएससी ने जो आंसर माना है वो डी माना है। डी मानने का रीजन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह को नहीं माना गया है कि श्री कृष्ण सिंह 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि उसमें जो सरकार के प्रधान थे, मुख्य होते थे, उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ना कर करके बल्कि प्रीमियर कहा जाता था। यानी प्रधान कार्य करने वाले को, प्रधान कार्य करने वाले को प्रीमियर कहा जाता था, न कि मुख्यमंत्री कहा जाता था। इसलिए इसका आंसर बीपीएससी ने दिया है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे आप जानते हैं कि श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, वो इनका पीरियड था 1937 से 1939। और उसके बाद जो अंतरिम सरकार के बाद सरकार का गठन हुआ था, तब ये बने थे 1946 से लेकर के 1961 तक। ठीक है ना? 1961 तक ये रहे थे सीएम। ठीक है, आगे आते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? मंत्रिसभा का नेतृत्व किया। मंत्रिसभा का नेतृत्व कौन करेंगे? श्री कृष्ण सिंह ही करेंगे, है कि नहीं? जब वो चीफ है अपने पार्टी के, तो वही करेंगे। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? फरवरी 1938 में, देखिए कभी कभी ये प्रश्न पूछ भी सकता है। आज जो ये डेट दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपको कल के परीक्षाओं में ये आंसर के रूप में भी काम करेगा कि बिहार की चुनी हुई सरकार ने जो अपना इस्तीफा दिया था वो कब दिया था। तो ये ध्यान रखें इसे, ये है फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है ना? क्यों दिया था? रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस, तो उनका एक एजेंडा था, अभी हमने कुछ एक प्रश्न पहले चर्चा किया। इनका एजेंडा था कि मैं राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात करूंगा जी वहां पे। ठीक है ना? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात ये इन्होंने की, और मानने से इनकार कर दिया गवर्नमेंट ने। तब इन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया। इन्होंने रिजाइन कर दिया, यानी राजनीतिक राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात पर इन्होंने रिजाइन किया था। चलिए, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे?
देखिए, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बिहार से भारतीय संविधान सभा में टोटल 36 मेंबर थे, 36 थे। अब जानते हैं कि संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद। ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनकी नियुक्ति होती है 9 दिसंबर 1946। ये होते हैं अस्थाई अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं अस्थाई अध्यक्ष। और इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, है ना। वो अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं वो। और इसके साथ साथ में बाबू जगजीवन राम और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है ना, ये सब जो भी थे वो सदस्य थे। इस तरीके से 36 सदस्य थे जो थे ये भारतीय संविधान सभा में। जिसका आंसर ये भी हो, सच्चिदानंद सिन्हा हो गया, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, ये भी हो जाएगा। यानी आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आपका। एक से अधिक इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? देखिए, बलदेव सहाय जो है महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? महाधिवक्ता के पद से इन्होंने त्याग पत्र दिया था 1942 ईस्वी में। और 1942 ईस्वी में ही क्यों दिया था यहाँ पे? क्योंकि आप जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940, उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता के बाद क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन ने एक तरीके से जन्म लिया। और भी कई कारण थे, लेकिन ये भी कारण थे, जन्म लिया। और क्या हुआ कि सरकार की कार्य, राष्ट्रीय सरकार की बैठक, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात होने लगी। ठीक है। इस बात को लेकर करके बम्बई के ग्वालियर टैंक में इसे वर्धा प्रस्ताव कहते हैं। वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि वर्धा प्रस्ताव में 7 या 8 अगस्त, 7 अगस्त भी कहीं देता है, कहीं 8 अगस्त भी देता है, 1942 को। वर्धा प्रस्ताव जो बम्बई के ग्वालियर टैंक में पारित होता है। और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, शुरुआत होता है। और उसी दिन क्या होता है कि जो प्रमुख नेता होते हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। गिरफ्तारी कर ली जाती है किसके माध्यम से? ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से। ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के विरोध में बलदेव सहाय जो है इस्तीफा दे देते हैं। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय इस्तीफा देते हैं। बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं? देखिए, अंतिम विधानसभा चुनाव ये तो कब का है? 2000 का है। इधर लेटेस्ट जो हुआ है 1900, ओह, इधर तो लेटेस्ट हुआ है 2025 में हुए हैं।
सर्वाधिक तो प्राप्त हुआ है कांग्रेस को ही, सॉरी भाजपा को ही, सर्वाधिक भाजपा को ही प्राप्त हुआ है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितना प्राप्त हुआ है जो सभी पार्टियों का, वरना मैं यहाँ पे लिखता, बताता कि सर्वाधिक किसको मिला है। कितनी सर्वाधिक तो भाजपा को मिला, लेकिन कितनी सीटें किसको मिली है ये आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? आप लोग जानते हैं कि पहली लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में। और ये जो पहली बार चुनाव जीते थे वो 1996 में जीते थे। 1996 में जीते थे। और ये जो था वैशाली से जीते थे ये, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जीते थे। और वो 11वीं लोकसभा चुनाव थी। ये 11वीं लोकसभा चुनाव थी। आप जानते हैं कि ये 5 बार मंत्री, 5 बार ये लोकसभा के सदस्य रहे हैं, और 3 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल भी रहे हैं ये। 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और एक बहुत ही नायाब उपलब्धि है इनके साथ में कि 2005 का जो मनरेगा आया था, 2005 का नरेगा आया था, जिसे बाद में मनरेगा कर दिया गया, और फिर शायद इसका नाम बदल करके कुछ किया गया है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये अधिनियम 2005 के तहत लाया गया था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ये लाया गया था, जिसे 2006 में लागू किया गया था। 2006 से ये लागू कर दिया गया था। और लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। राजस्थान के नागौर जिले से चालू किया गया था। आप जानते हैं कि नरेगा जिसमें किसी भी परिवार के अकुशल श्रमिक को 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी थी गवर्नमेंट की। और ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जानने के लायक है कि तमिलनाडु वो पहला राज्य था जिसने दिव्यांगों को भी काम देने के लिए इसमें जोड़ा था। दिव्यांग मतलब विकलांग लोगों को भी इसने जोड़ा था। तो ये थे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जो सिंह है, उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक है जो कि 2005 में लाया गया था नरेगा। मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट थी, उसमें लाया गया था ये। उसमें ये ग्रामीण विकास मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? देखिए, स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद देखते हैं कि यदि वहां बिहार के प्रथम राज्यपाल देखें तो वे थे जयराम दास दौलत राम। जयराम जयराम दास दौलत राम। यानी जयराम भी हैं और दौलत राम भी हैं, दोनों नाम है इनको में। ठीक है ना, जयराम दास दौलत राम। ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल थे ये स्वतंत्रता के बाद। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो जो इसका आंसर है वो 1913 है। आप जानते हैं कि 1912 में जो बिहार का बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, उसमें बिहार के साथ साथ में उड़ीसा भी शामिल थे। तो उसके बाद क्या होता है कि उसी उसके बाद 1913 में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई जाती है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो जानते हैं कि विभाजन जो है बिहार बिहार का 2000 में किया गया था झारखंड के रूप में। और ये जो विभाजन हुआ था ये 15 नवंबर 2000 को किया गया था। साथ साथ में 2 राज्यों का और भी विभाजन हुआ था, जो मध्य प्रदेश से
बट कर करके छत्तीसगढ़ हुआ था। छत्तीसगढ़ का हुआ था। और यूपी से बट कर करके उत्तरांचल का, उत्तरांचल का हुआ था। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और उत्तरांचल का हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है ना। पहले ये उत्तरांचल के रूप में जाना जाता था। 2007 में इसे उत्तराखंड, उत्तराखंड के रूप में 2007 से जानते हैं इसे। ठीक है ना। तो बिहार के साथ साथ में दो राज्यों का और भी गठन हुआ था उस साल, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल का। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? सेम प्रश्न है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, वे थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है ना। ये जो थे 1967 में बनाए गए थे ये। 1967 से 1968 तक 1 वर्ष के आसपास में इनकी कार्यकाल थी, महामाया प्रसाद सिन्हा का, जो प्रथम गैर कांग्रेसी। उस समय जो ये पार्टी था इनका, जन क्रांति पार्टी था। पूछते कभी कभी कि महामाया प्रसाद सिन्हा किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे, तो जन क्रांति दल से, जन क्रांति पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने थे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? देखिए, अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें जो है आरक्षित है। अब जानते हैं कि बिहार विधानसभा में जो कुल सीटों की संख्या है वो है 243। उसमें जो है एससी के लिए 38 है, एसटी के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है। एसटी के लिए 2 सीटें हैं। उसी तरीके से देखिए लोकसभा में भी, लोकसभा में भी 6 सीटें आरक्षित है बिहार में। लोकसभा के लिए एससी के लिए 6 सीटें आरक्षित है। और इस बार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि बिहार के जो पूर्व सीएम थे नीतीश कुमार, वो चले गए हैं राज्यसभा में। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार से राज्यसभा में कितने सदस्यों को भेजा जाता है? तो ये 16 है। बिहार से 16 राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, और 16 ही जो होते हैं पश्चिम बंगाल से भी होते हैं। एग्जैक्ट इतना ही है। एग्जैक्ट इतना ही। जो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीटें जाती है, 31 है। यूपी से, यूपी से 31 है, तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा है। ठीक है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? 2006 में दिया गया था। ठीक है ना। ये जो पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है, पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है, ये आर्टिकल 243 के डी में के तहत किया गया है। ये जो है आर्टिकल 243 के डी के तहत पंचायत में आरक्षण की बात कही गई है। अब जानते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। देखिए ये उस समय का जो है करेंट क्वेश्चन है, उस समय के करेंट क्वेश्चन है ये। और आज से इसका बहुत संबंध नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था 1916 ईस्वी में। पटना हाई कोर्ट का जो स्थापना किया गया था वो 1916 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार से देखिए ये थे हमारे, ये आज की तीसरी क्लास थी, जिसके तहत 2 क्लासों में बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य कराया गया, और ये जो है राजनीतिक परिदृश्य कराए गए बिहार के।
और अगली मैं सीरीज लेकर के आऊँगा फिर इसमें चौथी क्लास के रूप में। तो ये जो बताया गया ये आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पीसीएस से। ये है जो है क्रांति लर्निंग ऐप। क्रांति लर्निंग ऐप पर जाए इसे आप प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड करिए। इसका पीडीएफ आपको मुफ्त में फ्री में उपलब्ध होगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे उपलब्ध इसके जो है फ्री में उपलब्ध हैं ये। और बाकी यदि लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका फायदा ले सकें आपके दोस्त भी। तो इसके साथ आज की क्लास समाप्त होती है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के पढ़ते रहिए।